जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं शुरू करूंगा वायस। ठीक है ना। वायस में शुरू करूंगा जो कि आता है क्लास 9 10 11 12 किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। वायस यानी एक्टिव से पैसिव बनाना। और मैं आप लोगों को यकीन दिला दूं कि इससे आसान तरीके से आप को कभी नहीं बताया गया होगा। और मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का इसी पे क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लिटरेचर और ग्रामर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका पहला क्लास है ग्रामर का। ठीक है ना, ये ग्रामर का चल रहा है। इससे पहले लिटरेचर का 9 लिटरेचर का जा करके आप लोग देख सकते हैं एक एक। और ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए शुरू करते हैं हम लोग। और फ्री ऑफ कास्ट है, इसलिए सभी दोस्तों में आप लोग शेयर कीजिए, कोचिंग के दोस्त हों या कहीं भी हो, शेयर कीजिए इस वीडियो को। जितना शेयर करेंगे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, खुद थोड़ा हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक्स। देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है ना, देखते हैं वायस। ठीक है ना, वायस क्या है कि वायस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब, ठीक है ना, किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। कहने का मतलब ये दिखाएगा कि कर्ता कुछ काम कर रहा है या तो कर्ता के ही ऊपर कुछ किया जा रहा है, उसको वायस कहते हैं। इसका नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है ना, इन वाक्यों को देखें। देखते क्या है, राम इज, वाक्य में क्या है कि राम इज बीटिंग, है ना, राम इज बीटिंग ये है। और दूसरा सेंटेंस है कि राम इज बीइंग बीटेन। दूसरा सेंटेंस ये है कि राम इज बीइंग बीटेन। ठीक है ना, अगला देखते, इसमें देखते हैं कि पहले वाक्य में कर्ता राम है जो क्रिया का संपादन कर रहा है। ठीक है ना, पहले वाक्य का राम करता है। ठीक है ना, ये वाला देखते हैं, इसका राम करता है। ठीक है ना, जो क्रिया का संपादन कर रहा है, किसी को पीट रहा है। कहने का मतलब पीटने का काम कर रहा है। ठीक है ना, किसी को पीट रहा है, ये किसी को पीट रहा है। ठीक है ना, अर्थात राम यानी कर्ता सक्रिय यानी एक्टिव में है, काम करने वाला यहाँ पर राम है, किसी के द्वारा करवा नहीं रहे, काम करने वाला स्वयं राम है। इसलिए इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया इज बीटिंग को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाएगा। क्यों क्यों का समझा जाएगा एक्टिव वॉइस में? क्योंकि यहाँ पर काम करने वाला राम है, राम ही काम को कर रहा है, राम के ऊपर काम नहीं हो रहा है, राम खुद काम कर रहा है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, दूसरे वाक्य में भी कर्ता राम ही है, परंतु यह राम पीट नहीं रहा है। राम इज बीइंग बीटेन, राम को पीटा जा रहा है। इसका हिंदी होगा, राम को, इसमें भी राम ही करता है। ठीक है ना, और इसमें भी राम करता था, लेकिन दूसरे वाले में राम इज बीइंग बीटेन, राम को पीटा जा रहा है। राम पीटने का काम नहीं कर रहा है, राम को पीटा जा रहा है। अर्थात कर्ता इस वाक्य में डूअर नहीं है, सिर्फ रिसीवर ऑफ द एक्शन है, केवल रिसीव कर रहा है, एक्शन का रिसीवर है। यहाँ पर डूअर नहीं है, कार्य नहीं कर रहा है, केवल एक्शन को अपने ऊपर रिसीव कर रहा है, इसलिए रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा, ये पैसिव में होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं इससे। अस्पष्टता, यहाँ कर्ता निष्क्रिय यानी कि पैसिव में है, इसलिए इस वाक्य में इज बीइंग बीटेन को पैसिव वॉइस में होना समझा जाएगा। ये मूल बातें हैं एक्टिव पैसिव की, जो कि शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक से बताया जा रहा है। जिसको एकदम शुरुआत से, जिसको पैसिव का प भी नहीं आता, वो शुरू से एकदम अच्छे से समझ सके। ठीक है ना, देखते हैं। वॉइस को दो भागों में, दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटा गया है वॉइस। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। ठीक है ना, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस में बांटा गया है। ठीक है ना, वॉइस को दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। अब देखते हैं, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव होता है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आप लोग को हम बताए हैं कि ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक और इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक। सकर्मक का मतलब जिसका कर्म होगा उसी का तो पैसिव बनेगा ना, तो केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है। ठीक है ना, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं पैसिव वॉइस में नहीं होती हैं। किनकी नहीं होती है? ही इज गॉन, ही इज कम, ये सब पैसिव वॉइस में नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका क्योंकि इसका कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता, ये ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है। ठीक है ना, इंट्रांजिटिव का नहीं बनता है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है,
इंट्रांजिटिव है इसलिए इन लोगों का पैसिव नहीं बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। आगे देखते हैं, परंतु इन वाक्यों की क्रियाएं पैसिव वॉइस में हैं। पैसिव वॉइस में क्यों है कि द डोर इज ब्रोकन, दरवाजे को तोड़ा गया है, ही इज बीटेन, उसे पीटा जाता है। सेंटेंस है द चेयर इज ब्रोकन, दरवाजा तोड़ा जाता है ना, ही इज ब्रोकन और उसे पीटा जाता है, ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों में वर्ब्स को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है जो इंट्रांजिटिव है। जैसे इंट्रांजिटिव का मतलब गोइंग, रीड, है ना, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इन लोगों का पैसिव नहीं होगा, पैसिव नहीं होगा, इन लोगों का पैसिव नहीं बनाया जाएगा। क्लियर है? इसलिए ऐसे वाक्यों के वर्ब्स को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है जो इंट्रांजिटिव में हो। इंट्रांजिटिव वालों का पैसिव में नहीं बदलता है, लेकिन ट्रांजिटिव वालों का पैसिव में बदला जाता है। ठीक है ना? क्लियर? आगे देखते हैं, कोई दिक्कत है तो बताते रहिएगा। इतना तो हम लोग समझ लिए, ठीक है ना? तो अब शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम देखिए इसमें बहुत से बुक में केवल 3 का ही बना करके देता है, तो हम लोग चारों का पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी हम लोग पैसिव पढ़ेंगे। सबसे मुख्य बात होता है पैसिव बनाते समय कि जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना? जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जो होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। पहला मूल चीज बड़े ध्यान से देखिएगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट पहले होता है, फिर बीच में क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो तीर के माध्यम से देखिए जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था पहले सवाल में, जो ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, तो ऑब्जेक्ट उठ करके सब्जेक्ट की जगह पर आकर के सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं जो सब्जेक्ट था, है ना, यानी जो ऑब्जेक्ट था पहले, पहले ऑब्जेक्ट था लेकिन अब आकर के सब्जेक्ट का काम करेगा, तो उसी के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं। जो ऑब्जेक्ट था लास्ट में वो पहले आ जाएगा पैसिव में, तो सब्जेक्ट का काम करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग इज आर एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, कोई भी पैसिव हो तो पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। और नए वाला जो ऑब्जेक्ट बनेगा, पहले तो सब्जेक्ट था अब आकर के ऑब्जेक्ट बनेगा ना, यानी कि पहले तो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट आकर बनेगा, यानी इसके पहले बाई लगाया जाता है। बहुत सी क्रियाएं ऐसी है जिनके साथ विथ का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा, है ना, अरे टू विथ का प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा, बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं, लेकिन उसको लास्ट में हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे। लेकिन पहले मूल रूप से ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसके आगे, ठीक है ना, आगे क्या है, इसका रूल क्या होगा। पहली बात, इसका रूल क्या होगा कि जो हम पहले ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में रखेंगे पैसिव बनाते समय, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में, फिर उसी के अनुसार इज़ारएम लगाएंगे और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये सब पैसिव का आप लोग नोट्स बनाते रहिए ग्रामर का, ठीक है ना। देखते हैं एकदम आसान तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ही हेल्प्स मी, ही एक सब्जेक्ट है, हेल्प एक वर्ब है और मी एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है और सब्जेक्ट हो गया और इसी के अकॉर्डिंग हम एम लिखेंगे और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाई लगा करके ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लिखेंगे।
क्लियर हुआ? ही हेल्प्स मी, तो ही को आई के जगह पर रखेंगे इसके अनुसार, देखिए है ना, इस स्ट्रक्चर के आधार पर। तो मी को आई के जगह आई बनाएंगे सब्जेक्टिव केस में। आई के अनुसार, आई के अनुसार, आई के अनुसार हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे, आई के अनुसार ही एम लगाएंगे। और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई लगा देंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक है ना। उसी तरह दूसरा देखते हैं, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, मैं उसकी मदद करता हूँ। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों एक होता है, तो यू को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और इन तीनों में से कोई एक, तो यू के साथ हमेशा आर आता है, तो आर लगा दिए। और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए हम पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और उसके पहले बाई लगा देना है, ठीक है ना। तो सेंटेंस क्या है? आई हेल्प यू, तो इसका आंसर हो जाएगा यू आर हेल्प्ड बाई मी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग यानी बिहार में हिंदी बोलते हैं। तो जब भी याद रखिएगा कि एजेंट जब होता है तो बाई लगा करके नहीं लगाते हैं। पीपुल हुआ, समवन हुआ, नो वन हुआ, एनीबॉडी हुआ, है ना, इन सारी चीज़ों को नहीं लिखते हैं। वन हुआ, पुलिस हुआ, या कब क्यों नहीं लिखते हैं? जब सेंस क्लियर हो जाता है तब उसको नहीं लिखा जाता है। वीडियो के लास्ट में आप सबको इसका लिस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिंदी, हिंदी है ना। देखिए ऑब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब से हमेशा क्या या किसको का प्रश्न कीजिए, क्या किसको, दो प्रश्न कीजिए। पीपुल स्पीक, क्या बोलते हैं? तो हिंदी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नहीं पता, लेकिन क्या बोलते हैं? तो हिंदी बोलते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिंदी, तो हिंदी को पहले लेकर आएंगे। फिर उसके बाद इज आर एम में से कोई एक, तो हिंदू, हिंदी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। और स्पीक वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगाते हैं? स्पोकन हो जाएगा। और बाई पीपुल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बाई पीपुल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो बच क्या गया? इन बिहार, तो ये इसका हिंदी इसका आंसर हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वो तो पॉजिटिव था। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। यानी नकारात्मक वाक्य रहने पर, नकारात्मक वाक्य रहने पर इज आर एम के बाद नॉट लगाते हैं। इसका कोई अलग से कुछ नहीं होगा, बस जहां आपको नकारात्मक वाक्य दिखता, जहां आपको नेगेटिव सेंटेंस दिखता है तो वहां पर आप इज आर एम के बाद नॉट लगा दीजिए, वो हो जाएगा आपका नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। केवल इज आर एम के बाद नॉट लगा देना है, पूरा वही रहेगा। सेंटेंस देखते हैं, बेहतर समझ में आएगा। ही डज नॉट हेल्प मी, ठीक है ना। तो मी को क्या करेंगे? आई बना देंगे, मी को आई, और इसी के अकॉर्डिंग एम लगाएंगे। और इज आर एम के बाद नॉट लगाना है हमको, और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम कर देंगे। बेहतर है, इज आर एम के बाद बस नॉट लगाना है और डू डज इसमें से गायब हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? आई डू नॉट हेल्प यू, तो यू क्या है? एक ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है ना। और यू प्लूरल है इसलिए वहां पर आर लगाएंगे, नॉट लगाएंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगा करके आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लगा देंगे और यहाँ पर डू डज गायब हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जब डू या डज पहले आ जाए, सेंटेंस के पहले आ जाता है डू डज, जैसे डू डज पहले आ जाता है तो उसको कैसे बना? जब डू डज पहले आ जाए तो पैसिव में हम भी इज आर एम को पहले कर देंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, बाई लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो सवाल क्या है यहाँ पर कि डज ही नॉट हेल्प मी, ये क्वेश्चन है हमारा। डज ही नॉट हेल्प मी, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? डज पहले लिखा गया है तो हम लोग भी क्या लिख देंगे? जो ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ पर आकर के आई हो जाएगा, तो इससे पहले हम लगा देंगे एम, तो एम आई नॉट हेल्प्ड बाई हिम, एम आई नॉट हेल्प्ड बाई हिम। हेल्प्ड क्यों लगाए हैं? क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और नॉट दिया है तो हम नॉट लगाएंगे, और नहीं दिया रहेगा तो नहीं लगाएंगे। अगला क्या है? अगला इसमें है कि डू आई नॉट हेल्प यू, डू आई नॉट हेल्प यू, तो यू
एक ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा और उसके पहले बस हम सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम लगा देंगे। डू पहले है तो इज आर एम पहले लगाएंगे, ठीक है ना। नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। बाई और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है ना, तो इसलिए बाई मी का प्रयोग कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आप लोग को समझ में आ रहा होगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सभी बच्चों में शेयर कीजिए जिससे सबको लाभ हो सके। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या होगा, अगला क्या है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, ठीक है ना। अगला क्या है इसमें कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहे, ठीक है ना। जैसे तो उसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो उसी को सबसे पहले लिख देंगे क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, और जो पहला वाला स्ट्रक्चर था हु बहू वही पूरा उतार देंगे। क्वेश्चन वर्ड इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। जैसे क्वेश्चन क्या है, वाई डज ही नॉट हेल्प मी, वाई डज ही नॉट हेल्प यू, वह मेरी मदद क्यों नहीं करता है। तो वाई है तो हम पहले भी वाई लिख देंगे, ठीक है ना। डू डज पहले है तो हम भी इज आर एम पहले लिख देंगे। ही के अकॉर्डिंग डज था तो आई के अकॉर्डिंग एम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का काम करेगा यहाँ पर आके ना, तो इसलिए मी का आई हो जाएगा। नॉट हेल्प का वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। बाई लगाएंगे और हिम लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, वाई डज ही नॉट हेल्प मी, तो आंसर हो जाएगा वाई एम आई नॉट हेल्प्ड बाई हिम। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सी टीच यू, क्या पढ़ाती है तुम्हें, ठीक है ना, वह क्या तुम्हें पढ़ाती है। तो वाट है तो क्वेश्चन वर्ड है तो उसके पहले डू डज है तो उसी के सामने एकदम इजारम लगाएंगे। सी के लिए डज लगता था तो आर के लिए यू के लिए आर लगता है। टिच का टॉट कर देंगे थर्ड फॉर्म और बाई सी का हर कर देंगे। एकदम आसान तरीका है। उम्मीद करते हैं आप सबको आया होगा और इसको आप लोग लिखते रहिए, पेन डाउन करते रहिए। अगला देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम लोग पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, देखिए एक तरफ हमने लिख दिया है एक्टिव का सूत्र क्या होता है, इसमें और आसान हम कर दिए हैं, और एक तरफ पैसिव का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो एक्टिव में हम लोग कि सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाते हैं जनरली, ये तो सबको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा सेंटेंस है तो हम लोगों को क्या करना है, बस अपने से बीइंग का प्रयोग कर देना है, ठीक है ना। पूरा प्रक्रिया वही रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, सब वही रहेगा, बस अपने से क्या लगाना है, बीइंग लगा देना है, ठीक है ना, उतारते रहिएगा। फिर उसके बाद अगर नॉट होता है इज आर एम के बाद आईएनजी लगा रहता है तो हम भी नॉट लगाएंगे और उसके बाद बीइंग लगा देंगे, और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, बाई लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम पहला पहले आता है तो हम भी इसमें इज आर एम पहले कर देंगे। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी हम पहले कर देंगे। नॉट दिया रहेगा तो नॉट लिखेंगे, ठीक है ना, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे। बस एक चीज अपने अनुसार लिखना है, इसी आईएनजी के लिए बीइंग का प्रयोग कर देना है, ठीक है ना। इसी आईएनजी के लिए केवल बीइंग का प्रयोग कर देना है, और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई ऑब्जेक्ट लिख करके इस सेंटेंस का पैसिव हम बना सकते हैं। अगर ऐसा रहता है तो हम ऐसे पैसिव बनाते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो हम ऐसे पैसिव बनाते हैं। अगला देखते हैं रूल। अगर क्यू डब्ल्यू पहले क्वेश्चन वर्ड तो हम भी क्यू डब्ल्यू पहले करेंगे। इज आर एम उसके बाद इसमें है तो हम भी इज आर एम करेंगे। सब्जेक्ट है तो उसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। नॉट है तो नॉट लगा देंगे। बस अपने अनुसार बीइंग का ही प्रयोग करना है और कुछ नहीं करना है। और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद ये बना देते हैं। ये आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा, चार्ट है, इसको 2 बार 3 बार देख करके उतार लीजिए। इससे आसान अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसका एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूँ। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए मैंगो होगा, ए मैंगो को पहले लिखती हैं। उसके बाद सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे और अपने अनुसार बीइंग लगाएंगे,
और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, बाई और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, ठीक है ना। तो आई एम ईटिंग अ मैंगो का पैसिव हो जाएगा ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई मी, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका पैसिव, अपने से केवल बीइंग लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर कर देना है। नेक्स्ट क्या है, ही इज, नेक्स्ट है ही इज नॉट हेल्पिंग हिज मदर, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज मदर, तो हिज मदर को पहले लेकर आएंगे। माँ एक है इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग, नॉट दिया है तो नॉट, बीइंग अपने से लगा करके, और पैसिव में तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ये हो जाता है इसका। अगला क्या है इसका, एक और एग्जांपल देखते हैं, इज ही नॉट हेल्पिंग हिज मदर, ठीक है ना। तो इज इसमें लिखा है पहले तो हम भी लिख देंगे, ठीक है ना। ही है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेकर आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आएंगे तो हिज मदर हो जाएगा। नॉट दिया था तो नॉट लगा दिए, बीइंग अपने से लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा करके ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस हम लोगों को बना देना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वाई वाला लिखा है तो वाई वाला पहले लगाएंगे, इज आर एम है उसके बाद तो इज आर एम भी हम पहले लगाएंगे। ही एक सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट वाले को अपने सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आया जाएगा। नॉट है तो नॉट लिखेंगे और अपने से बीइंग का प्रयोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई हिम लगा करके ऐसा बना। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये अच्छे से आया होगा, ठीक है ना। दोहराइएगा, इसको कई बार देखिएगा और ये अच्छे से आ गया होगा, आप सबको हमने अच्छे से बताया है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगला है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग देखेंगे। ये आसान तरीका से हम बता रहे हैं इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं इतने बेहतर से, और ये सारे पढ़ लेंगे अगर हम चारों का चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो फिर इसका अलग से हम एग्जाम्पल पूरा का पूरा करा देंगे आप लोग को। कोई घबराने की, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे देखते हैं इसका। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हैज़ हैव का प्रयोग किया जाता है। आप सबको पता है कि हैज़ कब लगेगा और हैव कब लगेगा, और इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर देखिए एक्टिव एस में अगर ऐसे है तो हम ऐसे बना देंगे। क्या करना है, बस अपने से बीन जोड़ देना है और पूरी प्रक्रिया वही रहेगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, और सब्जेक्ट के अनुसार जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसी के अनुसार हैज़ या हैव लगाना है, और अपने तरह से बस केवल बीन और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता ही है, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर इसमें नॉट रहेगा तो हम भी यहाँ पर नॉट लगा देंगे, हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देंगे, बीन तो रहेगा ही रहेगा, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट कर देंगे। अगर हैज़ हैव पहले दिया है तो हम भी हैज़ हैव पहले कर देंगे और फिर वही प्रक्रिया लगाएंगे, सब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बाई और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो हम भी क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, हैज़ हैव हो तो हम भी हैज़ हैव लिख देंगे उसके बाद, अब फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे और अपने से केवल बीन लगा देते हैं, और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, बाई और ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। कहने का मतलब पूरी प्रक्रिया वही रहेगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, पूरी प्रक्रिया वही रहेगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। बस इसमें अपने अनुसार बस बीन का प्रयोग करना है, और सबको पता ही है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है किसमें, पैसिव में, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देते हैं, बाई लगाते हैं, ठीक है ना, बाई लगाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इस फार्मूले को उतार लीजिएगा, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे क्या है, ये 4 एग्ज़ाम्पल हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, आई हैव फिनिश्ड द वर्क,
तो वर्ब का ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, उसका ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या या किसको का प्रश्न करते हैं। तो फिनिश, तो क्या फिनिश, किसको फिनिश, किसको फिनिश का आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या फिनिश, तो वर्क फिनिश हुआ है। तो इसी को हम ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर ला दिए हैं। ये सिंगुलर होता है इसलिए हैज का प्रयोग, और अपने से हम बोले थे केवल बीन का प्रयोग करना है। और सबको पता है कि वर्ब में पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाई और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाई मी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका है कि ही हैज नॉट बीटेन राम, उसने राम को नहीं पीटा है। तो ही हैज नॉट बीटेन राम, तो राम एक ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। ये भी सिंगुलर है इसके अकॉर्डिंग हैज आ गया। नॉट दिया था तो नॉट लगा दिए, अपने से केवल बीन लगाना था, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो ही हैज नॉट बीटन राम, इसका आंसर हो जाएगा राम हैज नॉट बीन बीटेन बाई हिम। हम थोड़ा तेज बता रहे हैं क्योंकि ये आसान है और आसान भाषा में समझा रहे हैं आप लोग को, और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर से बेहतर समझ में आप लोगों का आप लोग को आ रहा होगा। अगर नहीं आता हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अगला सेंटेंस है हैज ही नॉट चीटेड मी, हैज ही नॉट चीटेड मी। तो हैज हैव है तो हम भी हैज हैव पहले कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। नॉट दिया है तो नॉट लिख देंगे, बस अपने से बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो यहाँ पर हम ला करके लगा देंगे। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा हैव आई नॉट बीन चीटेड बाई मी। ये हैव आई के अकॉर्डिंग आया है, वो हैज ही के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है वाई हैज ही चीटेड मी, उसने मुझे धोखा क्यों दिया है। वाई हैज ही चीटेड मी, तो वाई वाला शुरू है क्वेश्चन वर्ड से तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद हैज हैव है तो हम भी लगा देंगे हैज हैव। यहाँ पर देखिए मी लगा है इसलिए यहाँ पर हैव लगा है, और मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। अपने से केवल बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्वेश्चन है व्हाई हैज ही चीटेड मी, तो आंसर हो जाएगा व्हाई हैव आई बीन चीटेड हिम। आई के अनुसार यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला वाला, वो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव पढ़ेंगे। ठीक है ना। हूबहू उसी तरह से हम लोग को क्या करना, बहुत से किताबों में प्रेजेंट परफेक्ट तक ही सीमित है, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या है, बस अपने से इसमें बीन दिया रहता है, बस हमको बी इन जोड़ना है। ठीक है ना। इसमें क्या करना है, हमको बी इन जोड़ना है बस। ठीक है ना, बी इन जोड़ना है, BEING, बी इन जोड़ना है। ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या है कि ये दिया रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट दिया रहेगा, हैज हैव दिया रहेगा, बीन दिया रहेगा, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके हैज हैव लगाने के बाद, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाने के बाद बीन रहेगा, और बीन के बाद बस अपने से वहां पर हम लोग को बीइंग का प्रयोग करना है। और जैसा कि आप सबको पता है कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई और ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर पैसिव इस फॉर्म में है तो हमें ऐसा बना देना है। अगर हैज हैव के बाद नॉट दिया है तो हम भी हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे। बीन बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, अगला क्या है कि हैज़ हैव अगर पहले दिया है तो हम लोग भी हैज़ हैव को पहले कर देंगे। ठीक है ना। सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद इसमें अपने से केवल बीइंग का ही प्रयोग करना है, सारी प्रक्रिया पहले वाली ही है। तो इसका हैज़ हैव, सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, फिर बीन बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है, अगर क्यू डब्ल्यू से शुरू है तो हम भी क्यू डब्ल्यू पहले लगा देंगे। फिर उसके बाद हैज़ हैव है,
तो हैज़ हैव लगाएँगे, अगर नॉट है तो नॉट लगाएँगे, नहीं है तो नहीं लगाएँगे। बीन दिया रहेगा तो बीन को भी लगा देंगे। बस अपने से हम लोगों को बीइंग लगाना है, बीइंग ही लगाना है। और पैसिव में जैसा कि आप सबको पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाई लगा कर के ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है ना? तो एक एग्ज़ाम्पल इसका भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे दे हैव बीन डूइंग द सर्च फॉर ईयर्स। ठीक है ना? सर्च फॉर ईयर, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? सर्च नहीं रिसर्च है, सॉरी, द रिसर्च इसका ऑब्जेक्ट है, तो द रिसर्च पहले लेकर आएँगे। सिंगुलर है तो हैज़, बीन दिया है तो बीन को भी उतार देंगे। बस अपने से हम लोगों को बीइंग का प्रयोग करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ईयर्स। ठीक है ना? बाय दे का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एजेंट है। जब सेंस क्लियर हो जाता है तो वहाँ पर एजेंट को नहीं उतारा जाता है। आप सबको हम जैसा कि बताए थे कि ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। नाउन कोई हो, नाम हो राम, मोहन, सोहन, तो ये नाउन का नाउन होता है। जब से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। अगर इसको नहीं जानते हैं आप तो नहीं सीख पाएँगे कि आई को मी, आई को किस में बदलें, यू को किस में बदलें, वी को किस में बदलें, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा या तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा। अगर नहीं जानते हैं तो आप नहीं बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।